जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ और मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो आज हम, आप जानते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल में बच्चों। आप जानते हैं पिछली क्लासेज में हमने आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हमने जीवन परिचय, उनके जीवन परिचय को अच्छे से समझ लिया है और अब उनके द्वारा रचित, उनके द्वारा लिखा हुआ उत्साह कविता और अट नहीं रही, क्या उत्साह और अट नहीं रही, ये दो कविताओं को आज हम पढ़ेंगे बच्चों। तो हम जानते हैं आपको हमारा पूरा इंतजार रहता है, आप हमारे वीडियोज को पसंद करते हैं, समझ पा रहे हैं चीजों को और पढ़ना पढ़ाना आप इम्पोर्टेंट समझते हैं। पढ़ने लिखने वाले बच्चों में से जितने हमारे सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं सब पढ़ने लिखने वाले बच्चों में से हैं, हमको ये पूरा विश्वास है बच्चों। आइए हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस कविता के माध्यम से क्या है कि उत्साह जो कविता है ना, इसमें ये बादल जो है, जो चारों तरफ हमारे बादल छाए होते हैं, घनघोर काले बादल जब ये आसमान में छाए होते हैं बच्चों, तब जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो परिदृश्य होता है हमारे चारों तरफ, उन्हीं को यहाँ पर इस कविता के माध्यम से बच्चों दर्शाया गया है निराला द्वारा। तो जो हमारी कविता है बच्चों, ये आवाहन, ये जो उत्साह कविता है, आवाहन को अर्थात किसी को बुलाने के लिए, किसी को बुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो इसमें इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत है। और बच्चों जब उसे बुलाने के लिए हम कोई मतलब आवाहन करते हैं या कोई लालच देते हैं या कोई कुछ ऐसा करते हैं मतलब कि जिससे लालायित हों आने के लिए, ऐसा परिदृश्य इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है बच्चों। तो आइए देखिए, हम सबसे पहले इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे, भाव विभोर होके पढ़ा जाएगा, हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे बच्चों हमारे साथ, और उसके बाद इसके अर्थों को, कुछ अर्थों को भी समझेंगे और उसके बाद भावार्थ को हम लोग समझेंगे, व्याख्या को। बच्चों इस व्याख्या को फुल कंसंट्रेशन के साथ आप लोग सुनना। डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों हमारे, आप इस बात को कान खोल के सुन लीजिए। ये जो जीवन परिचय प्लस व्याख्या है ना, इस पर आपने पकड़ बना ली, अगर फोकस कर लिया तो इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस को आप बड़े ही आसानी से हल कर पाएंगे। और इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवाएंगे और वहीं से लगभग वहीं से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम आइए हमारे साथ आप लोग भी प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। देखिए बच्चों, चलिए। बादल गरजो, बादल गरजो, हे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, हे बादल गरजो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कभी नव जीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो, हे बादल गरजो, हाँ बादल गरजो। तो आइए बच्चों, इस हम व्याख्या को सबसे पहले प्रस्तुत, ये देखिए क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि प्रस्तुत ऐसे पंक्ति दे देगा। मान लीजिए आपको, देखिए बच्चों थोड़ा सा पहले हम फिर से हाईलाइट करते हैं और देखिए, मान लीजिए ऐसे ही आपको कविता दे दिया गया और कविता देख के आपको कहेगा कि प्रस्तुत पंक्ति में, प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत कविता में आप प्रसंग लिखिए। ऐसे क्वेश्चन दे देगा या क्या प्रसंग होगा, तब आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित आवाहन गीत उत्साह से लिया गया है। ये आवाहन गीत है जो उत्साह से लिया गया है। और यहाँ कवि निराला ने बादल को, किसको बच्चों? बादल को संबोधित किया है। बादल का आवाहन करते हुए कवि ने कहा है। ये तो आपका हो गया प्रसंग। अब आइए बच्चों, मान लीजिए इसमें संदर्भ दे दे। संदर्भ तो आप क्या कहेंगे? आप वैसे तो आपके क्वेश्चन में संदर्भ नहीं बनता है, लेकिन भाई दिबे संदर्भ दे दिया कि प्रस्तुत पंक्ति का आप संदर्भ लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक कीर्तिका पाठ 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित आवाहन गीत उत्साह से लिया गया है।
बस यही हो गया आपका संदर्भ। और देखिए बच्चों, अब इसके भावार्थ को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पहले ही आप जान चुके हैं कि ये कविता बादल को आवाहन करते हुए एक प्रकार का आवाहन गीत है, एक प्रकार के किसी को पुकारने को बुलाने के लिए गीत है। तो देखिए बच्चों, इसमें कवि क्या कहते हैं कि हे बादल, बादल को संबोधित कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, हे बादल तुम गर्जना करते हुए आओ, हे बादल तुम गर्जना करते हुए आओ, तुम उमड़ घुमड़ कर, कैसे, घेर घेर घन घोर गगन, घेर घेर घन घोर गगन, धारा धरो, तो घुंघराले और ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के वे पाले। कह रहे हैं कि तुम घुमड़ घुमड़ कर, घेर घेर कर, घुमड़ घुमड़ कर, ऊंची आवाज करते हुए, खूब गरज गरज कर करते हुए, गरज गरजना करते हुए संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ। घेर घेर कर घोर गगन धारा धरो, संपूर्ण आकाश को छा जाओ। फिर आगे क्या कहते हैं कि अरे बादल तुम बहुत सुंदर, सुंदर, अति सुंदर और घुमावदार काले रंग वाले हो, और तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवारों और पालों के समान लगते हो। बच्चों के द्वारा जो बनाए गए, बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे जो क्या बनाते हैं, विचित्र अनेक प्रकार की क्या बनाते हैं, पतवार बनाते हैं, अर्थात नाव बनाते हैं, पाले बनाते हैं, और बरसात के मौसम में नाव में डालते हैं। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं कि तुम बच्चों की विचित्र कल्पना, जो उनकी कल्पना में आते हैं रंग बिरंगे पतवार और पाल बच्चों क्या होता है, पाल एक प्रकार का जो नाव में, जो जैसे कहीं नाव नहीं होता है नदी, क्या कहते हैं, नदियों में, समुद्रों में, तो नाव को रोकने के लिए एक लोहे का एक प्रकार का होता है, जब किनारे पर नाव लगाया जाता है तो उसको फेंका जाता है, तो कॉर्नर पे कहीं पर जाके फंसता है, तब वहीं से नाव रुकता है। पालों का मतलब ये अर्थ होता है, नाव लोहे का एक प्रकार का बना हुआ कांटा होता है। तो आगे कह रहे हैं कवि कि हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि। यहाँ पर क्या देखे बच्चों, हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि। यहाँ कवि को बादल से तुलना किया गया है बच्चों, बादल रूपी कवि अर्थात रूपक अलंकार है। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है ना बच्चों की, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो क्या कहते हैं, रूपक अलंकार है, क्योंकि बादल रूपी कवि की बात हो रही। तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति अर्थात बिजली की चमक और वज्र के समान कठोर गर्जना, जब गर्जना होती है बच्चों तो कितना कठोर होता है, कितना अधिक तेज होता है। आप तो फील करते होंगे, बरसात का ही मौसम आजकल चल ही रहा है, तो कितना कठोर गर्जना होता है वो छिपी हुई है। ये कवि कह रहे हैं कि मतलब बादल को संबोधित करते हुए कि हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि, बादल को संबोधित करते हुए कवि को कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति और वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से आकाश में एक फिर नई कविता का संचार कर दो। एक फिर नई कविता का, देखिए वज्र छिपा, नूतन कविता, नूतन अर्थात नया कविता फिर भर दो, मतलब संचार कर दो, हे बादल गरजो। हे कवि बादल के गरजने का आवाहन करता हुआ कह रहा है। बच्चों हमें चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, एक बार हम फिर इसको समझ लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। यहाँ पर कवि एकदम सिंपल धारा में समझते हुए चल रहे बच्चों, यहाँ पर कवि बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम गरजना करते हुए आओ, हे बादल तुम गरजना करते हुए आओ, और क्या, उमड़ घुमड़ कर ऊंची आवाज करते हुए संपूर्ण आकाश में छा जाओ। फिर आगे कहते हैं कि अरे बादल तुम सुंदर हो, अति सुंदर हो और घुमावदार काले बादल हो, और घुमावदार क्या हो, घुंघराले काले बादल हो। तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवारों तथा पालों के समान लगते हो। हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली की जो कांति है, जो चमक है, और वज्र के समान जो कठोर गर्जना छिपी हुई है। तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से आकाश में एक फिर नई कविता का संचार कर दो। कवि बादल के गरजने का आह्वान करते हैं बच्चों। इसमें देखिए बच्चों भावार्थ क्या है, कवि ने बादल को इच्छा पूर्ण करने वाले, साथ साथ नवजीवन प्रदान करने वाला बताया है। किसको, बादल को।
अब यहाँ पर देखिए बच्चों, शिल्प सौंदर्य में आपको क्वेश्चन बन सकता है कि बादल कवि निराला का प्रिय विषय है क्या? बादल जो है, जो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बादल किस कवि का प्रिय विषय है, तो बताएंगे आप कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रिय विषय है। और दूसरा देखिए बच्चों कि बाल कल्पना के से, मतलब बालक की कल्पना के समान, तो यहाँ पर बच्चों उपमा अलंकार हो जाएगा। और विद्युत छवि, देखिए विद्युत रूपी छवि हो जाएगा बच्चों, चमक रूपी छवि। अभी यहाँ पर देखा नहीं आपकी चमक जो है, तो चमक रूपी छवि, तो यहाँ पर बच्चों रूपक अलंकार हो जाएगा। और फिर घेर घेर के, ललित ललित, ये जो दो बार वर्ड यूज हुए हैं बच्चों, देखिए घेर घेर, ये देखिए ललित ललित, तो इससे यहाँ पुनरुक्त प्रकाश, अर्थात एक शब्द जब 1 से 2 बार आ जाए किसी पंक्ति में, तब वहां पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी माना जाता है। और देखिए बच्चों, इसमें छंद में आप देखिए मुक्त छंद होते हुए भी काव्य में लय और गति का समावेश मनोरम है। मतलब ये छंद कैसा, चूंकि गीत है तो गीत हमेशा मुक्त ही रहता है बच्चों, लेकिन देखिए मुक्त होने के बाद मुक्त क्या होता है, जो छंद शास्त्र होता है, मतलब छंद शास्त्र, छंद जैसे दोहा हो गया, सोरठा, कवित, सवैया, इस सब में के सिस्टम में, नियम में नहीं बंधा होता है कि कहाँ, मतलब जो एक तुक एक लय के हिसाब से ही चले, ऐसा नहीं बना होता है, उसे ही मुक्त छंद कहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए मुक्त छंद होते हुए भी यहाँ पर क्या है, काव्य में जैसे लय दिया हुआ, देखिए धराधर ओ बादल गरजो, ओ आ रहा है धराधर ओ, घुंघराले पाले वाले, इस तरह है नहीं, तो इसमें ये भी समावेश है, इस ये बता रहे हैं। और फिर आगे बच्चों इसमें भाषा देखिए, भाषा साफ साफ कैसा है, संस्कृत निष्ठ और समास प्रधान है। संस्कृत निष्ठ अर्थात बच्चों जो संस्कृत के, जैसे अपेक्षा भी देखिए, विद्युत देखिए, ये संस्कृत के शब्द हैं, है ना बच्चों। आप अब इसको तत्सम कहेंगे, अब जब इसको तद्भव में कहेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा बिजली, क्या हो जाएगा, बिजली कहेंगे। विद्युत संस्कृत हो गया और बिजली क्या हो गया, क्या कहते हैं, हिंदी तद्भव हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका, अब हम नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं और आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और नेक्स्ट पंक्ति में देखिए बच्चों, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि विकल्प, पहले हम थोड़ा सा हाईलाइट, थोड़ा सा इसको और बड़ा करेंगे बच्चों, ये थोड़ा सा बड़ा करते हुए और इसको हाईलाइट करते हैं, फिर इसको समझते हैं। हमें पूरा विश्वास है बच्चों चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर हमारे साथ आप भी पढ़ना प्रारंभ कीजिए बच्चों। बिकल बिकल उन्मुथ उन्मन थे उन्मन, देखिए यहाँ पर भी पुनरुक्त प्रकाश अलंकार आ गया। बिकल बिकल उन्मथ थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आए अज्ञात दिशा से, अनजान दिशा से, अनंत बहुत प्रकार के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, तप्त धरा, तपती हुई धरा को जल से फिर शीतल कर दो, हे बादल गरजो, हे बादल गरजो। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कवि निराला क्या कह रहे हैं, बादल को नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विनाश, विप्लव और कांति चेतना को संभव करने वाला बताया है। अर्थात जो बादल है बच्चों वो नए अंकुरित भी, अर्थात जैसे बादल जब बरसता है, जब हम जमीन में बीज को बोते हैं तो बादल का इंतजार करते हैं ना कि हल्का सा बारिश हो जाए तो बीज हमारे अंकुरित हो जाएं, तो ये अंकुरण का भी काम करता है। लेकिन अगर वही बादल इतना बरस जाए बच्चों, इतना बरस जाए कि वही बीज बह जाए, बाढ़ आ जाए, तो क्या होगा, वो विनाश का रूप नहीं लेगा। और विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला बताया गया है। यहाँ पर निराला जी का कहना है बच्चों कि संसार के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल और अनमने हो रहे हैं। देखिए बिकल बिकल उन्मन थे उन्मथ उन्मन, मतलब बिकल रहे, व्याकुल हैं, बिकल रहे हैं सभी चारों तरफ के लोग, सभी संसार में, संसार के मतलब समस्त लोग, और अनमने से हो रहे हैं व्याकुलता गर्मी के कारण। किस कारण बच्चों, गर्मी के कारण। संसार के संपूर्ण मानव समुदाय में बदलाव के परिणाम स्वरूप व्याकुलता और अनमनी परिस्थितियों का वातावरण बना हुआ था। साहित्य के द्वारा ही समाज में चेतना का भाव आने का भरोसा बना हुआ है। हे कभी कभी ये कभी न समाप्त होने वाला बादल है। कहते हैं कभी कि ये जो बादल है ये कभी नहीं समाप्त होगा, जीवन में जीवन भर, जीवन पर्यंत चलता रहेगा।
हमारे दादा परदादा के समय में भी खेती होती थी, बारिश होते थे, हमारे पिता के समय में, हमारे समय में, आने वाले भी समय और जीवन पर्यंत ये बादल रहेंगे। कह रहे हैं कि तुम्हारा अनजान जो दिशा से आगमन हुआ है, मतलब बादल किस दिशा से आता है, कहाँ से आता है, कुछ नहीं पता रहता है ना बच्चों। तो वही कह रहे हैं कि जो तुम्हारा अनजान, ये देखिए अज्ञात, आए अज्ञात दिशा से, अर्थात ये जो तुम्हारा अनजान दिशा से आगमन हुआ है, ये धरती गर्मी से तप रही है। आगे फिर कहते हैं कि अनंत घन है, अनंत बादल, ये जो धरती है वो गर्मी से क्या है, बहुत तप रही है। तुम जल बरसाकर इसे शीतल कर दो। क्या करो, पहले खूब जल बरसाओ और ये धरती जो तप्त है इसको क्या करो, शीतल कर दो। साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को इस प्रकार प्रेरित करें कि संसार में विचार के मतभेद से होने वाली जो क्रांतियां हैं, क्रांतियों का जो वातावरण है, शांत हो जाए। हे बादल, तुम घोर गर्जना करते हुए आकाश मंडल में छा जाओ। यहाँ पर लेखक जो है बच्चों, कवि, ये इस कविता के माध्यम से जो संसार में विभिन्न प्रकार के, तमाम प्रकार के मतभेद हैं, प्रतिस्पर्धाएं हैं, ईर्ष्या हैं, द्वेष हैं, इसको भी बादल के माध्यम से साथ, अर्थात जो हमारा पृथ्वी है, ये कह रहे हैं कि जो तप्त पृथ्वी है, तप्त पृथ्वी जो धरा हमारी है, इसका मतलब ये है कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर बसे हुए जितने सारे मानव जन हैं, इनमें बहुत सारी क्या है, व्याकुलताएं हैं, क्रांतियां हैं, आंदोलन है, क्रोध है, ईर्ष्या है, बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे क्रांति हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, आंदोलन शुरू हो जाते हैं। तो उसी को शांत करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों, बादल के माध्यम से ये संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि ये छायावादी कवि हैं बच्चों, आप जानते हैं। और जो छायावादी कवि थे उस समय जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तब वो डायरेक्ट किसी चीज को नहीं कहकर वो प्राकृतिक चीजों को संबोधित करते हुए कहते थे। तो वहीं पर यहाँ पर जो साहित्यकार या कवि हैं हमारे, वो अपनी रचनाओं की, अपनी इस रचनाओं, बादल की रचनाओं से के माध्यम से लोगों को इस प्रकार प्रेरित कर रहे हैं कि संसार में जो तमाम प्रकार के मतभेद हैं उनके विचारों में और क्रांतियां आ रही हैं, उसको भी शांत करें। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और क्लियर करेंगे। अब आइए बच्चों, नेक्स्ट पंक्ति पे हम चलते हैं। ये देखिए, अट नहीं रही। ये देखिए, यहाँ से अभ्यास प्रश्न होगा बच्चों। ये देखिए, अट नहीं रही। अब इसको भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस कविता द्वारा जो अट नहीं रही है, इसमें कवि का एक अलग सा मतलब भाव है। यहाँ पर कवि मादकता को, जो फागुन के समय की जो मादकता है बच्चों, जो क्या कहते हैं, सुंदरता है, जो प्रफुल्लता है, जो आनंद है, उसको प्रकट कर रहे हैं फागुन की तरह। जैसे फागुन के मास में कैसा होता है, चारों तरफ, मार्च का महीना कैसा होता है, चारों तरफ ठंडी समाप्त होने को होती है और चारों तरफ शीतल और गर्मी दोनों का मिक्सअप होता है और फूल खिले होते हैं, मौसम बड़ा सुहावना होता है। उस समय फिर होली भी आने वाली होती है, तो बड़ा ही सुहावना मौसम होता है। तो इस कविता के माध्यम से इन्होंने दर्शाया है बच्चों। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, अट नहीं रही, कवि कह रहे हैं कि अट नहीं रही आभा फागुन की तन, सट नहीं रही, अट नहीं रही, अट नहीं रही। तो देखो बच्चों, इसमें प्रसंग आप क्या लिखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अट नहीं रही से उद्धृत है और प्रस्तुत जो पद्यांश है, और यहाँ फागुन के महीने की मादकता को प्रकट किया गया है। देखिए इसमें व्याख्या में क्या कह रहे हैं, कैसे प्रकट किया गया है। कवि कहते हैं कि जो फागुन के महीने की बात, जो फागुन के महीने की कांति, जो चमक होती है, कहीं भी समा नहीं रही है, अट नहीं रही, कहीं भी समा नहीं रही है। जो फागुन के महीने का जो फीलिंग होता है लोगों में, वो कहीं भी समा नहीं रही है। फागुन में प्राकृतिक उपमानों का सौंदर्य इतना अनुपम है, जो प्राकृतिक दृश्यों का जो सौंदर्य है इतना सुंदर है, इतना अनुपम है, इतना अद्वितीय है और मनोहारी हो गया है कि वो पूरी तरह से शरीर के अंदर नहीं समा पा रही है। फिर आगे कह रहे हैं बच्चों कि सर्वत्र सुंदर एवं हृदय ग्राही नजारे बिखरे हुए हैं। चारों तरफ, सर्वत्र अर्थात बच्चों चारों तरफ,
पूरे धरती आसमान पे चारों तरफ सर्वत्र सुंदर और हृदय को ग्रहण करने वाली, हृदय को प्रसन्न करने वाले नजारे बिखरे हुए हैं, वह सभी एक साथ मन में नहीं समाये जा सकते हैं। इतनी कह रहे हैं बच्चों, मुझे कहते नहीं है, कोई सॉन्ग है ऐसे कि मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाये, तो वही यहाँ पर है बच्चों कि सर्वत्र सुंदर, इतनी सुंदरता, इतनी हरियाली है चारों तरफ, इतनी हृदय को ग्रहण करने वाले चारों तरफ जो नजारे हैं, फूल, सरसों के फूल लहलहा रहे हैं, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, मंद मंद सुगंधित धीमी धीमी हवाएं चल रही हैं, और बादल का भी मौसम बहुत ज्यादा ना चटक धूप है ना बहुत ज्यादा बादल छाया हुआ, एकदम चारों तरफ छटा एकदम साफ सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इतनी खुशी है कि जो मन में नहीं समाये जा सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं अट नहीं रही, अर्थात समा नहीं रही। तो अब आइए बच्चों नेक्स्ट पंक्ति पे हम देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको पहले बड़ा कर देते हैं, ये देखिए। देखिए बच्चों, अब हम इसको फिर पढ़ते हैं हम लोग साथ में। घर घर भर देते हो, क्या कह रहे हैं आगे कि घर घर भर देते हो उड़ने को नभ में तुम, पर पर कर देते हो आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही, अट नहीं रही, अट नहीं रही। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी मादकता, वही फागुन की मादकता को प्रकट करते हुए जो सर्वव्यापक सुंदरता है, चारों तरफ जो व्यापित सुंदरता है, सजीव चित्रण यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की है। कवि कहते हैं, देखिए बच्चों, कवि जो निराला जी हैं कहते हैं क्या कि जो फागुन की फागुन को, जो फागुन मास है बच्चों, यहाँ पर फागुन मास को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे फागुन, जहां कहीं भी सांसें ली जाती हैं वहीं से सुगंध आती है। मतलब जहां भी हम कहीं सांस लेते हैं वहीं से सुगंध आ रही है। फागुन ने ही सुगंध में से परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए सभी को पंख लगा दिए हैं। जो फागुन मास है वो सुगंध से पूरे आकाश का जो पूरा आकाश है संपूर्ण, वो सुगंध से भरा हुआ, खुशबू से भरा हुआ है, और उसमें सभी को पंख लगा दिए हैं, क्या, उड़ने के लिए। फिर आगे कह रहे हैं बच्चों कि फागुन के महीने में सभी प्राणियों पर मस्ती का वातावरण छा जाता है, सब आनंदित रहते हैं, ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत ठंडी होती, बहुत ही सुहावना मौसम होता है, और प्रसन्नता के कारण स्वयं को हल्का अनुभव करते हैं, क्योंकि हृदय इतना, मन इतना खुश रहता है कि दिमाग में, मस्त ब्रेन में कोई भी टेंशन नहीं रहता, इसलिए अपने आप को बड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि चारों तरफ इतना अधिक सौंदर्य फैल गया है, इतना अधिक सौंदर्य फैल गया है कि यदि मैं उससे अपनी आंखों को हटाना चाहता हूँ, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। तो यदि मैं उस सुंदरता से अपनी आंखों को हटाना चाहता हूँ तो भी इतना विवश हूँ कि चाहते हुए भी मेरी आंखें वहां से हट नहीं पा रही हैं। अब आइए देखिए बच्चों, ये जो भाव यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि फागुन का जो महीना है, आने पर जब फागुन का महीना आ जाता है तो चारों तरफ, सर्वत्र चारों तरफ के जो दृश्य होते हैं, जो हृदय को पसंद होते हैं, मनोरम होते हैं, वातावरण चारों तरफ बड़ा ही सुंदर होता है, मन भावक होता है, और खुशबू और मनोरम दृश्य छा जाते हैं चारों ओर। ये इसका भाव है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि बच्चों फागुन जो मास है ना, कोई मानव तो है नहीं, लेकिन जो फागुन मास है उसको कवि ने मानव की तरह व्यवहार करते हुए, संबोधित करते हुए कहा है, मानवीकरण किया है, इसलिए बच्चों यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। और देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए पर है, घर घर है, देखिए, और घर घर है, देख नहीं रहे हैं, तो इससे यहाँ पहचान लीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। और चूंकि बच्चों यहाँ देखिए, अब यहाँ पर घर वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पा वर्ण की आवृत्ति है, इस प्रकार से वर्णों की भी आवृत्ति है, तो यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार भी समझ सकते हैं। भाषा यहाँ पर एकदम सिंपल, आप देख ही रहे हैं कि सरल है, सुबोध है। फागुन महीने का मानवीकरण किया गया है, ये भी आप समझ पा रहे हैं। फागुन का मनमोहक आकर्षक वर्णन भी किया गया है। अवतरण में बच्चों क्या है, लयात्मक है, मतलब चूंकि ये गीत है, कविता गीत के माध्यम से है, तो ये लयात्मक, इसमें लय है, लय का गुण प्रवाहित है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट को हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहां से
पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पत्तों से लदी डाल, पाट पाट शोभा श्री, पट नहीं रही अट नहीं रही अट नहीं रही। अब देखिए बच्चों, इसमें भी महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने देखिए कितना सुंदर चित्रण किया है। अब इसमें उन्होंने फागुन के महीने में जो प्रकृति में चारों तरफ व्याप्त सौंदर्य है बच्चों, उसका एकदम सजीव चित्रण कर दिया है, जिसको पढ़ने से मालूम पड़ता है कि स्वयं मेरे सामने वो सारे दृश्य प्रस्तुत हो रहे हैं। इसमें बच्चों फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पेड़ों की जो डालियां हैं हरे हरे हो गए हैं, और किसले अर्थात नए नए जो पत्ते हैं, लाल रंग की जो पत्तियां हैं, पत्तियों से आच्छादित हो गए हैं सभी पेड़। किसले होते हैं बच्चों? जो नए नए पत्तियां अंकुरित होते हैं। देखिए मार्च अप्रैल में सूखे डाली, जो ठंडी के मौसम में एकदम सूखे रहते हैं, कहीं सारी पत्तियां झड़ जाते हैं, और जब वही मार्च का महीना आता, फागुन का महीना आता है, तो नई नई पत्तियां निकलने लगती हैं, हल्की हल्की लालिमा लिए हुए लाल रंग की, और फिर वो बाद में जाके हरी होती हैं। फिर वही चित्रण किया गया है बच्चों। फिर यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि कहीं पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध से महकते फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही हैं, अर्थात पेड़ों पर कहीं कहीं देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल भी लगे हुए हैं। फिर आगे कवि कहते हैं कि पेड़ पौधे खिले हुए सुगंधित फूलों से लदे हुए हैं, प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से परिपूर्ण हुआ है, और वो सुंदरता इतनी अधिक है कि उन जगहों पर समा ही नहीं रही है। जिन जगह पर ये सुंदरता है वहां पर समा ही नहीं रही, अर्थात बच्चों अट ही नहीं रही। आगे यहाँ पर भाव को समझिए बच्चों, कवि कह रहे हैं कि फागुन के आने पर प्रकृति के प्रत्येक हिस्से में, सभी जगहों पर, हर कोने कोने में सुंदरता छा जाती है। पेड़ पौधे विभिन्न रंग के सुगंधित फूल से लद जाते हैं, अर्थात सभी पेड़ों पौधों में फूल खिल जाते हैं, और सुंदरता इतनी अधिक हो जाती है कि उसके सामने के लिए वह स्थान छोटा पड़ने लगता है। तो बच्चों यहाँ पर अब देखिए फागुन के महीने के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी चित्रण है, आप ये समझ पा रहे होंगे बच्चों। कहीं शब्द की आवृत्ति से पद्यांश में विशेष सौंदर्य आ गया है, कहीं है ना, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में। तो इस प्रकार से जो कविता है इसमें बार बार आवृत्ति नहीं हो गई है, कहीं कहीं देखिए 2-3 बार, तो कविता में थोड़ा सा सुंदरता आ गया है। और देखिए बच्चों यहाँ पर मंद मद गंध पुष्प माला में जो तबले की ताल का आभास हो रहा है, देख नहीं रहे, मंद गंध पुष्प माल, तो ये तबले की ताल की जो आभास हो रहा है, ये एक सौंदर्यता प्रकट कर रहा है इस कविता में। और फिर बच्चों यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हुई है, देखिए यहाँ पर भी ला है, यहाँ पर भी ला है, ये देखिए ला वर्ण की आवृत्ति है नहीं, तो इसलिए बच्चों ये देखिए पाठ पाठ तो पुनरुक्त प्रकाश भी हो जाएगा, और वर्णों की आवृत्ति है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा बच्चों। तो सहज सरल प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है ना बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिसको आप थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ पर जो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस हैं बच्चों, हम आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाएंगे। देखिए ये देखिए बच्चों, अभ्यास प्रश्न को हम नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करवाएंगे। और ये जो कविता है बच्चों, हमें पूरा विश्वास है कि चीजें आपको समझ में आ गई हैं। देखिए बादल का जो ये उत्साह से संबंधित आवाहन पर है, बादल को संबोधित किया गया है, और यहाँ पर बच्चों सावन को एक मानव की तरह समझकर मानवीकरण किया गया है। सावन में अर्थात फागुन की माह, सॉरी बच्चों, फागुन की माह को, महीने को क्या मानवीकरण कर दिया गया है। तो आप बच्चों निरंतर ऐसे पढ़ते रहिए, आप सफल होंगे, बहुत अच्छे अंकों से सफल होंगे, क्योंकि जो निरंतरता बनी रहती है, भले आप कभी कम पढ़ें कभी ज्यादा पढ़ें, लेकिन निरंतर पर डे आप पढ़ते रहिए। कोई भी परिस्थिति हो, कभी भी कोई भी काम हो, अधिक से अधिक काम हो जाए, फिर भी थोड़ा समय निकाल के पढ़िए। और बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपको मेरा दृढ़ संकल्प है कि हम आपके हिंदी सब्जेक्ट को काफी मजबूत करेंगे। आपका जो हिंदी से रिलेटिव, चूंकि बच्चों ये आपका इंटरेस्टेड बहुत विषय नहीं होगा, हम जानते हैं, क्योंकि आप साइंस साइड के बच्चे होंगे हैं, तो आप क्या है, आपको मैथ पे ज्यादा फोकस करना है, साइंस पे ज्यादा फोकस करना है। साइंस में 2-3 पार्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये सब
इंग्लिश के हैं, इन सब चीजों पर बहुत फोकस करना पड़ता है बच्चों। इसलिए ये चीजें थोड़ा सा पीछे रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी मातृभाषा और हमको लगता है ये आसान है, इसलिए हम थोड़ा कम समय देते हैं। बल्कि हमको इसको उठाने, इस किताब को उठाने का समय ही नहीं मिल पाता। बहुत सारा समय उसी सवाल में और उलझे रह जाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसी सब को सोचते हुए हमने आपके लिए आसान करने के लिए ये वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपने कान में लगा लीजिए और सुनते रहिए, अपने और काम, अन्य कामों को करते रहिए। 2-4 बार सुन लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। और कुछ चीजें आप कॉपी में उतारे रहेंगे, एग्जाम समय में फटाफट रिवीजन कर लेंगे और वो आपको 100% एकदम श्योर हो जाएंगे बच्चों। हिंदी को लेके आप पूरी तरह से मजबूत हो जाएंगे। इसी तरह से पढ़िए। नहीं समय मिल रहा तो आप कोई काम कर रहे हैं, बस कान में लगा लीजिए और सुनते रहिए, उस काम को करते रहिए। इस तरह से देखिएगा बच्चों, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे तो आप एग्जाम के समय में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं माइंड पे आपको फील करेंगे और एकदम अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से आप एग्जाम को क्रैक करेंगे, अच्छे नंबर से सफल होंगे बच्चों। तो आइए इन वाक्यों के साथ हम इस वीडियो को आज समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्नोत्तर की श्रृंखलाओं के साथ में, जो आप बहुत ध्यान से उस प्रश्नोत्तर को देखिए बच्चों, सॉल्व कर पाएंगे। व्याख्या आप समझ गए हैं ना, अब आप क्वेश्चन आंसर को करेंगे तो काफी चीजें और उसमें क्लियर होंगी और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब ये वीडियो अगर आप बच्चों आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो आप अन्य बच्चों में शेयर अवश्य करें और कमेंट माध्यम से आप थोड़ी बहुत अपनी समस्याएं बताएं। अगर नहीं समझ में आ रहा है या अच्छा भी लग रहा है तो भी आप कमेंट करें बच्चों। इससे मुझे एनर्जी मिलेगा, हम दुगने एनर्जी के साथ आपको और अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। और भी कोई चीज अगर दिक्कत है इसको लेके तो आप कमेंट करें, कोई भी बात है बच्चों तो कमेंट के माध्यम से आप बताएं। और ये चीजों बच्चों को और अन्य अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर अवश्य करें बच्चों। तो आइए अब हम आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रश्नोत्तर के साथ। जय हिंद बच्चों।